हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, चैप्टर का नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें तीन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे, अम्लों का, क्षारकों का और लवणों का। ठीक है, अम्ल, ठीक है, अम्ल एसिड्स। अम्ल क्या होते हैं? ठीक है, अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, इसी परिभाषा को लिख लेते हैं। ठीक है, अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है, तथा जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है ना। जितना भी खट्टा फल होता है, नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब अम्लीय होता है ना। उनमें साइट्रिक एसिड या सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए वो खट्टे होते हैं। और ये क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस एक प्रकार का सूचक होता है, केमिकल होता है, इनको बोलते हैं सूचक, है ना। सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल अम्लों या क्षारकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो अम्ल में नीला लिटमस यदि हम डालेंगे, ये दो रूप में आता है, लिक्विड के रूप में और पेपर के रूप में। ठीक है, पेपर को, एक स्पेशल पेपर को लिटमस का विलयन में डुबा करके उसको बाहर निकाल कर सुखा देते हैं तो वही लिटमस पेपर हो जाता है। तो इसको नीले लिटमस को अम्ल में डालने पर उसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, ठीक। जैसे, तो अभी मैं आपको अम्लों का कुछ उदाहरण दूंगा, इनका नाम और फॉर्मूला आपको सीख लेना है, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ओके, पहला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, यही अम्ल हमारे पेट में होता है, ठीक है, जो कि पाचन की क्रिया इसके माध्यम से होती है। ओके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, किंग ऑफ केमिकल्स। ठीक है, रसायन सम्राट, रसायनों का राजा, सल्फ्यूरिक अम्ल। ओके, तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। ठीक है, इनको कलेक्टिव रूप से इनको कहते हैं खनिज अम्ल। ठीक है, तो किताब में कहीं भी देखोगे खनिज अम्लों की उपस्थिति में या खनिज अम्लों के साथ अभिक्रिया कर, तो खनिज अम्ल बोला जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्लों का जो एक समूह बनता है, इसी को बोलते हैं खनिज अम्ल। ओके, तो इतना का फॉर्मूला कम से कम आपको जानना है। ठीक, तो इसके अलावे और एक दो अम्ल का फॉर्मूला आप सीख लेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, ये सिरका में होता है। फिर मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये चींटी का डंक और नेटल का डंक में होता है, HCOOH। ओके, फिर है बेंजोइक
बेंजोइक अम्ल, ठीक है, C6H5COOH। ओके, इनको एक्चुअली बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये कार्बन एवं उसके यौगिक के वाले चैप्टर में इनके बारे में और पढ़ेंगे। ओके, फिर है फॉस्फोरिक, ओके, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, फॉस्फोरिक अम्ल, ठीक है। तो इतने अम्लों का नाम और फॉर्मूला सीख लेना है, तभी ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। नहीं तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जितने भी रासायनिक समीकरण हम लिखने वाले हैं इन्हीं अम्लों से होगा। एक्चुअली ये तीन अम्लों का ही हम रासायनिक समीकरण लिखते समय इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है। ये अम्ल से संबंधित एक सवाल रहता है तुम्हारा एग्जाम में, है ना। कोई एक पदार्थ का नाम देता है और पूछता है कि इसमें कौन सा अम्ल है ना। जैसे मान लिया बोला कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, संतरा में कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो उसका हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं। कुछ प्राकृतिक अम्ल, कुछ प्राकृतिक अम्ल, ठीक है, कुछ प्राकृतिक अम्ल। तो हम इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, स्रोत, फिर इधर लिख देना अम्ल। ओके, नींबू, नींबू और नींबू परिवार के अन्य फल। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक या साइट्रिक अम्ल, ठीक है। संतरा में भी यही अम्ल होता है, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल। ओके, इमली, इमली में होता है टार्टरिक अम्ल, ठीक है। इनका नाम आप लिख करके अभ्यास करेंगे तो याद हो जाएगा। ओके, ठीक। टमाटर, टमाटर में होता है ऑक्सालिक या ऑक्सालिक अम्ल, ऑक्सालिक अम्ल। ओके, खट्टा दूध, खट्टा दूध या दही, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ठीक है। इसी के नीचे और लिखना। ओके, छठवां नंबर, चींटी का डंक, चींटी का डंक, ठीक है। चींटी का डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल, क्या, मेथेनोइक अम्ल, ठीक। ऐसा ही नेटल का डंक, नेटल का डंक, इसमें भी होता है मेथेनोइक अम्ल। ओके, सिरका में क्या होता है, सिरका ना, विनेगर, चाउमीन पकाने में या अचार बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये 8 स्रोत, और इसमें कौन सा अम्ल होता है उसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने इसे याद कर लिया तो समझो कि 1 नंबर आपका पॉकेट में रिजर्व हो गया। ओके, तो नींबू में सिट्रिक अम्ल, संतरा सिट्रिक अम्ल, इमली टार्टरिक अम्ल, टमाटर ऑक्सालिक अम्ल, खट्टा दूध या दही लैक्टिक अम्ल, चींटी का डंक मेथेनोइक अम्ल, नेटल का डंक मेथेनोइक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। ओके, अब थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि ये सूचक क्या होते हैं। सूचक, ठीक है, इंडिकेटर, इंडिकेटर, ओके, इंडिकेटर।
ठीक। तो सूचक वैसे पदार्थ होते हैं जिनका इस्तेमाल अम्लों या क्षारकों की उपस्थिति को सूचित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा इसे लिख सकते हो, वैसे पदार्थ जिनका इस्तेमाल अम्लों या क्षारकों की उपस्थिति को सूचित करने में होता है, उन्हें सूचक कहते हैं। ओके, तो वैसे पदार्थ जिनका उपयोग अम्लों या क्षारकों की उपस्थिति को सूचित करने में होता है, उन्हें सूचक कहते हैं। ओके, जैसे एक उदाहरण तो देख लिए हैं, है ना, लिटमस। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ओके, दूसरा है फिनोलफ्थलीन। ठीक है, इसका रंग क्षारक में पिंक कलर का होता है और अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है। ठीक, ऐसा ही है मेथिल ऑरेंज। ठीक है, मेथिल ऑरेंज। ओके, तो ये हो गया सूचक। अब ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल में जल मिलाने से क्या होता है ना। ये एक्चुअली एक वैज्ञानिक थे, अर्हेनियस। उनके संकल्पना के अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो उसी को इनडायरेक्टली आपका किताब में अर्हेनियस का सिद्धांत नहीं लिखा हुआ है, वो उसमें दिया है हेडिंग की अम्ल और क्षारक का जल में क्या होता है। ओके, तो इसको हम लोग हेडिंग लिखते हैं, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं। तो अम्लों को परिभाषित करने के कई सिद्धांत हैं, अर्हेनियस का सिद्धांत, ब्रोंस्टेड-लोरी का सिद्धांत, लुईस का सिद्धांत। ठीक है, उसमें से इनडायरेक्टली एक सिद्धांत आपका किताब में दिया हुआ है, ठीक है, अर्हेनियस सिद्धांत। तो इसके अनुसार अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन, ठीक है, H+ आयन प्रदान करते हैं। ठीक है, ये है अर्हेनियस का अम्ल की परिभाषा। अम्ल वैसे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। तो यदि पूछा जाता है कि अम्लों का जल में क्या होता है, तो अम्ल क्या करते हैं, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। जैसे एक उदाहरण से इसको समझते हैं, इसे HCl, इसको दो प्रकार से इस समीकरण को लिख सकते हैं, है ना, H+Aq, है ना, जलीय या जल में रहेगा, प्लस Cl-Aq, या इसी को ऐसा लिख सकते हैं, HCl, ठीक है, हाइड्रोजन गैस HCl गैस को जल में घुला देते हैं,
ओके, HCl प्लस H2O। तो HCl H प्लस डोनेट करता है, ये H प्लस H2O में जुड़ जाता है, तब बन जाता है H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोजन आयन को H प्लस AQ के द्वारा निरूपित करते हैं या H3O प्लस। H प्लस रहता है तो हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, H3O प्लस के रूप में लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन। ओके, ठीक है, ठीक। तो जब भी नोट करना हो आप वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद नोट करना, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित एक सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है, और वो सवाल है जल की अनुपस्थिति में, जल की अनुपस्थिति में अम्लों का व्यवहार, अम्लों का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्यों? ठीक है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि जल की अनुपस्थिति में अम्लों का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। ओके, तो ये जो अम्लों की अम्लीयता, अम्लों का अम्ल होने का गुण हाइड्रोजन आयन की उपस्थिति के कारण होता है, और ये जो अम्ल है जल की उपस्थिति में ही हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, जल की अनुपस्थिति में नहीं। तो हाइड्रोजन आयन ही उत्पन्न नहीं होगा तो क्या होगा, वो अम्लीय गुण नहीं होगा। ओके, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है अम्लों की अम्लीयता, अम्लीय गुण, अम्लीयता H प्लस आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, के कारण होता है, ठीक है। अब अम्ल जल की उपस्थिति में ही, जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन प्रदान करते हैं, प्रदान करते हैं, ठीक है, जल की अनुपस्थिति में नहीं। ओके, प्रदान करते हैं। जल की अनुपस्थिति में, उसी को हम अगला सेंटेंस में ऐसे लिख सकते हैं, जल की अनुपस्थिति में ये H प्लस आयन प्रदान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अतः जल की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में अम्लों का व्यवहार, अम्लों का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। तो अगर एक नंबर के लिए सवाल रहता है कि तो हम एकदम लिख देते कि जल की अनुपस्थिति में अम्लों का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है क्योंकि ये जल की अनुपस्थिति में H प्लस आयन प्रदान नहीं करते हैं। लेकिन ये जो सवाल होता है ये 2 नंबर या 3 नंबर का रहता है, तो ऐसी स्थिति में है ना हमको थोड़ा सा लंबा करना है, इसीलिए हमने इसको थोड़ा लंबा बनाया है। ओके, तो लिख देना कि अम्लों की अम्लीयता H प्लस आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। अम्ल जल की उपस्थिति में ही H प्लस आयन प्रदान करते हैं, है ना, या उत्पन्न करते हैं। जल की अनुपस्थिति में ये
H+ आयन प्रदान नहीं करते हैं। अतः जल की अनुपस्थिति में अम्लों का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक, ओके, ठीक है। अब अम्लों के प्रकार, ठीक है, अम्लों की प्रबलता, अम्लों के प्रकार, ठीक है, अम्लों के प्रकार। पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, प्रबल अम्ल, ठीक है। वैसे अम्ल, ठीक है, वैसे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक संख्या में H+ आयन प्रदान करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली इनकी प्रबलता को मापने का एक स्केल होता है, pH स्केल, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वैसे अम्ल जो जल में घुलकर अधिक संख्या में H+ आयन प्रदान करते हैं, उन्हें प्रबल अम्ल कहा जाता है। जैसे, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, HCl। तो ऐसे अम्ल यदि तुम उसको छुओगे तो क्या होगा, तुम्हारा शरीर जल जाएगा, तुम्हारा कपड़ा में गिर जाएगा तो वो कपड़ा भी जल जाएगा, लकड़ी में गिरेगा तो लकड़ी भी जल जाएगा। तो ये सब एसिड सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड होता है, बिना पानी फेंटा हुआ, ठीक है। इसीलिए है ना, केमिस्ट्री में जब प्रैक्टिकल कराते हैं तो बिना लैब कोट का अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल करते करते यदि अम्ल है ना छिटक गया तो क्या होगा, वो लैब कोट आपको उससे कुछ हद तक बचाएगा, है ना। साथ ही साथ ग्लव्स पहनने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, ठीक है, ओके, ठीक। दूसरा है दुर्बल अम्ल, ठीक है, दुर्बल अम्ल। वैसे अम्ल जो जल में घुलकर कम संख्या में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहा जाता है, ओके, दुर्बल अम्ल कहा जाता है ना। जैसे कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल, ठीक है, ये होता है H2CO3, ये सब लोग आप लोग इसको पिए हैं, ठीक है, H2CO3 ये होता है आपका पेप्सी में, कोको कोला में, मिरिंडा में, है ना, जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स होता है। कोल्ड ड्रिंक्स में क्या करते हैं, जल में अधिक प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुला देते हैं तो H2CO3 बनता है, इसी में रंग मिला देते हैं, चीनी उनी मिला देते हैं, आपका कोल्ड ड्रिंक्स तैयार हो जाता है। ओके, कार्बनिक अम्ल ये दुर्बल अम्ल होता है, इसमें आप पानी को इसमें आप अपने हाथ को डुबाकर बाहर निकाल देंगे फिर भी कुछ नहीं होगा, ओके, ठीक। ऐसा ही एसिटिक अम्ल, ये सब दुर्बल अम्ल है, एसिटिक अम्ल, ठीक है, CH3COOH, है ना, ये सब अम्लों को आप खुले हाथ से छू सकते हैं, आपको कुछ नहीं होगा, ओके, ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। तो ऐसा ही हम पढ़ेंगे क्षारक क्या होते हैं, क्षारकों के प्रकार क्या होता है, क्षारक को पानी में मिलाने से क्या होता है, ठीक है, ये सब हम बाकी की कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिर इनके अम्लों की प्रबलता, इसको मापने का एक स्केल होता है, pH स्केल, pH मान कैसे ज्ञात करते हैं,
2 विलियन आपके पास दिया हुआ है जिसका पीएच मान आपको पता है, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन इसमें से कौन प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षारक है? ये सब का पता हम पीएच स्केल से करते हैं। तो इसके बारे में हम बाकी की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय।